गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एक नया चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव मैं कहूँगा वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड वो चैप्टर है आपका ओवरहेड्स। चलिए, तो ओवरहेड्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। सो हम डायरेक्ट, इस पूरे चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो इसमें बात होगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है और मेन जो मेजर पोर्शन है इस टॉपिक का वो ओवरहेड्स है। तो ओवरहेड्स के ऊपर जो है वो मेन हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बात करूंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और उसके ऊपर बाकी हमारी मेन चर्चा, जैसे मैंने कहा कि ओवरहेड्स पे हम करेंगे। चलिए, तो कुछ मेरे को वाइट पेज की जरूरत है, उस पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमने शुरू से ये बात करी है, कॉस्ट का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो कॉस्ट जो है वो ओवरऑल दो टाइप की होती है, एक हमारी डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये मैंने आप लोगों को शुरू से बात बताई है। चलिए, और डायरेक्ट कॉस्ट में मेनली, जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, मेनली मटेरियल और दूसरा आपका लेबर कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी बाकी कॉस्ट होती है। चलिए, अब बात करेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये बात मैंने कई बार एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखी है। डायरेक्ट कॉस्ट में मेनली तीन चीजें आती हैं, मैं अगर वर्ड्स जोड़ दूं, आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि पहले जब आपको कॉस्ट शीट वगैरह कराई गई थी तब बताया गया था, तो उसमें भी बताया था। वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करने की हमने जरूरत नहीं समझी थी और जरूरत है भी नहीं। चलिए, बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। डायरेक्ट वर्ड के ऊपर बात करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनके बीच में जो विभाजन है, जो सेग्रीगेशन है, ये हमारा बचपन से स्टार्ट हो गया था, बोले तो 11 से, जब हमने बात करी थी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो ट्रेडिंग में डाल दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो P&L में डाल दो। व्हाट इज डायरेक्ट? बेसिकली कोई भी कॉस्ट which is specifically attributable वर्ड हो सकता है या फिर आइडेंटिफाइएबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई लोकेशन, डिपार्टमेंट, जिस चीज की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप कॉस्टिंग कर रहे हो। आप अगर कोई कॉस्ट को कह सकते हो कि ये कॉस्ट मेरे इस प्रोडक्ट के लिए लगाई जाएगी, तो वो उस प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट कहलाई जाएगी। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि फर्नीचर की दुकान में एक स्पेसिफाइड चेयर पे एक स्पेसिफाइड कस्टमर ने कहा कि ये वाला सनमाइका जो होता है, पत्ती जो होती है फर्नीचर के ऊपर, ये वाला सनमाइका मेरी चेयर पे लगाना है। तो आई कैन रिलेट कि ये सनमाइका इस चेयर के लिए है। सो इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कि दिस कॉस्ट इज टू बी अप्लाइड ऑन दिस प्रोडक्ट, उससे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। अभी फिलहाल वैसे जो मैंने सनमाइका का एग्जांपल लिया, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड लेबर हायर करी गई है। हम देखकर पहचान सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम पहचान सकते हैं कि ये लेबर इस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट लेबर होगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं बता दूं, डायरेक्ट कॉस्ट है, ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है पता लग चुका है आपको। डायरेक्ट कॉस्ट है अदर देन मटेरियल एंड लेबर। डायरेक्ट कॉस्ट का एक मतलब और होता है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब एक तरीके से प्राइम कॉस्ट, दैट मींस इंपॉर्टेंट कॉस्ट। मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट कि भैया ये कॉस्ट जरूर लगेगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये इसके लिए लगेगी, इसके बिना ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट कॉस्ट, बस अदर देन मटेरियल एंड लेबर। लेबर और मटेरियल के अलावा अगर और कोई डायरेक्ट स्पेसिफिक खर्चे लगते हैं प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, दे विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके एग्जांपल में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है, कोई हमने एक फॉर एग्जांपल रॉयल्टी, आप अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉयल्टी का एग्रीमेंट कर रखा है। रॉयल्टी क्या होता है?
हम उस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी एक तरीके से दूसरे किसी और कंपनी की टेक्नोलॉजी कॉपी कर रहे हैं। सो हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वी हैव टू पे सम रॉयल्टी टू द अदर कंपनी। अब इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेबल टू दैट प्रोडक्ट, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अलग अलग रॉयल्टी एग्रीमेंट होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये रॉयल्टी का खर्चा हम इस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, बट रॉयल्टी को ना तो मटेरियल की कैटेगरी में डाल सकता हूं और ना ही लेबर की कैटेगरी में। तो बची कुची कैटेगरी क्या हो गई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई कैन से कि ये मेरी एक तरीके से रेजिडुअल डायरेक्ट कॉस्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडुअल? रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा। जैसे कि इनकम टैक्स में अदर सोर्सेज होता है कि भैया कहीं और इनकम नहीं डाली जा सकती, सैलरी भी नहीं है, पीजीबीपी भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, तो सरकार ने क्या बोला? बचे कुचे बंदे अदर सोर्सेज में आ जाओ, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। चलिए, ये होता है डायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? इसका अपोजिट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट विच इज नॉट स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल, कॉस्ट विच इज नॉट स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल, एक कॉस्ट जिसको नहीं एट्रीब्यूटेबल, आइडेंटिफाइएबल, ट्रेसेबल, ये सब पर्यायवाची शब्द है जो आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। आपका एमसीक्यू पेपर है तो पर्यायवाची शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉस्ट पहचानी नहीं जा सकती कि ये किस प्रोडक्ट के लिए लग रही है, वो कॉस्ट साथ में लिख रहा हूं, बेसिकली वो एक टाइप की कॉमन कॉस्ट होगी जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं लगाई जा रही, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए लगाई जा रही है। आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये कॉस्ट इसके लिए। जैसे कि मेरे उस फर्नीचर की दुकान के एग्जांपल में समथिंग लाइक फेविकोल, कील, पेच, नट्स, ये सब चीजें जो हो गई। अब देयर इज नो स्पेसिफिकेशन कि ये फेविकोल का जो डब्बा मैंने खरीदा है ये कौन सी चेयर पे लगने वाला है या कौन सी टेबल पे लगने वाला है, ये कॉमन है। समथिंग लाइक मेरे कील पेच, बहुत सारे कील पेच खरीद लिए, वो बहुत सारे फर्नीचर में लगने वाले हैं। समथिंग लाइक मेरी फैक्ट्री का रेंट, अब मेरी फैक्ट्री के अंदर 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं, यू कांट से कि आप ये रेंट कौन से प्रोडक्ट के लिए दे रहे हो, कॉमन है। बात समझ में आई? दे आर इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, which is not directly identifiable with a particular product or a particular work order. हम नहीं कह सकते कि ये खर्चा इसके लिए है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आपने हमेशा देखा है, बताया है कि डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा डायरेक्टली गिवन होती है। इस काम के लिए इतना मटेरियल लगेगा, इस काम के लिए इतनी लेबर लगेगी, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमेशा ढूंढना पड़ता है। तो ये कॉमन कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट भाषा में, दूसरी भाषा में मैं कहूंगा ये हमारे बिजनेस के सपोर्टिंग एक्सपेंस है। मेरे प्रोडक्ट का शायद मेन ढांचा तो इन दोनों से बन जाता है, लेकिन ये चीजें जरूरी होती है मेरे बिजनेस को सपोर्ट करने। एक एग्जांपल मैं और देता हूं। मैं एक मार्कर बना रहा हूं, लिखने वाला मार्कर। अब मार्कर को बनाने के लिए मेन मैंने रिफिल बाजार से खरीदी, दैट इज माय डायरेक्ट मटेरियल। कुछ एक स्पेसिफिक लेबर मैंने रखी जो बेसिकली रिफिल डालेगा, उसकी निब लगाएगा, असेंबल करेगा, दैट इज माय लेबर। तो इनसे मेरे प्रोडक्ट का मार्कर तैयार हो गया, ढांचा बन गया, लेकिन क्या मेरे बिजनेस के यही खर्चे हैं? नहीं। मेरे मार्कर को बनाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री खोल रखी है, उसमें रेंट दे रहा हूँ, लाइटिंग, वाटर चार्जेस है वो है, ऑफिस बना रखा है उसमें सैलरी देनी है, उसको बेचने के लिए, मार्कर को बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग करता हूँ, सेल्समैन को कमीशन देता हूँ। स्टार्टिंग के मटेरियल और लेबर से मार्कर तो बन गया, लेकिन बाकी खर्चे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए हैं, एंड दे ऑल आर बेसिकली माय इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ गया, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है? बेसिकली आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था वो कील पेच वाला, यहां लिख देता हूं नट्स, नेल्स, नेल्स क्या होती हैं? कीले, नट्स, नेल्स, फेविकॉल, ये आपके इनडायरेक्ट मटेरियल थे। ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर, अब मान लीजिए समवन लाइक कारपेंटर, समवन लाइक मेंटेनेंस का बंदा है, समवन लाइक सिक्योरिटी गार्ड, जो कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की सिक्योरिटी नहीं कर रहा, मेरे सारे प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी कर रहा है, सो ही इज इनडायरेक्ट लेबर। एंड द
थर्ड कैटेगरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वर्ड आप लोग समझ गए होंगे, एक्सपेंसेस वर्ड जो है वो एक रेजिडुअल कैटेगरी है, मटेरियल में भी नहीं आता, लेबर में भी नहीं आता, लेकिन खर्चा है। एंड दूसरी आपकी क्या आती है, डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं अपने मेन वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं ओवरहेड्स। मैंने एक एमसीक्यू क्वेश्चन ध्यान है आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में देखा था कि ओवरहेड्स क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स होता है, या ऑफिस के ओवरहेड्स होता है, या ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप आगे के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आपकी ओवरहेड्स कहलाती है। बात आपको समझ में आई? ओवरहेड्स को हम थोड़ा हिंदी में भी अगर कन्वर्ट करें तो आई कैन से ऊपरी खर्चे। तो आप देख लो, मेरे मार्कर के एग्जांपल में मैंने बोला था सपोर्टिंग खर्चे हैं, मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्चे हुए वो हमारे एक तरीके से सारे ऊपरी खर्चे ही तो थे। आई होप ये क्लियर है बात। तो ध्यान रखिएगा, ओवरहेड जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है वो ओवरहेड्स में। कई बार कुछ बच्चों को ये इम्प्लाई होता है, ये लगता है कि सर ओवरहेड्स मतलब खर्चे, हम ज्यादातर बोलते हैं ओवरहेड्स मतलब सपोर्टिंग खर्चे, लेकिन माइंड इट, खर्चों तो दो टाइप के हो गए, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे। सो डायरेक्ट खर्चे ओवरहेड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो ओवरहेड्स कहे जाएंगे। सो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इस चैप्टर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग लिखा है और ओवरहेड शब्द अलग लिखा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स की कैटेगरी में आप लोगों ने नहीं डाला। समझ में आया? ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। कुछ और बातें हैं कुछ डिटेल में, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज है, मैं काफी डिटेल में आज चर्चा करने वाला हूं। आज की लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, हम ओवरहेड्स के अभी कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मेरा टारगेट ये है कि आज ये समझाना है कि ओवरहेड्स क्या होता है। चलिए, अच्छा एक बात और मैं कहूंगा, ओवरहेड्स जो होता है, क्योंकि ये बात हुई कि ओवरहेड्स एक टाइप की इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ओवरहेड्स जो है वो एक टाइप की इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो साफ सी बात है, इट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन। ओवरहेड इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन, मेनली ओवरहेड स्पेसिफिकली गिवन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका खुद का चार्जिंग का कोई बेस नहीं होता। मैं ये वाली बात भी लिख रहा हूं, डज नॉट हैव अ बेस ऑफ चार्जिंग, इनका खुद का चार्जिंग का कोई बेस नहीं होता। इस बात से क्या मतलब है, जैसे मटेरियल होता है तो पता होता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में 4 किलो मटेरियल लगना है, 1 किलो 5 रुपए का आ रहा है, इतने घंटे लेबर काम करेगी, लेबर को इतने रेट पे पैसे देना है। बट ओवरहेड्स इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन। ओवरहेड्स मतलब क्या है? खर्चे। ओवरहेड्स वैसे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, जस्ट फॉर एन आइडिया, क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है, आपको लॉजिकल चीजें ज्यादा क्लियर करनी है। ओवरहेड ज्यादातर एक टाइप के फिक्स्ड नेचर के होते हैं। आप जैसे कि एग्जांपल देखो, अब सारे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो हम ज्यादातर एग्जांपल की बात करते हैं कि रेंट हो गया या पावर हो गई या ऑफिस वालों की सैलरी हो गई, वो ज्यादातर फिक्स्ड नेचर। और फिक्स्ड खर्चों को, फिक्स्ड खर्चे ओवरहेड्स कॉमन खर्चे हैं, किसी स्पेसिफिकली के लिए तो नहीं लगे, तो स्पेसिफिक के खाते में डालना के लिए हमें सोच विचार करना पड़ता है। अपनी बात को एक एग्जांपल के तरीके से कहता हूँ, मेरी फैक्ट्री में 10 डिपार्टमेंट है, मैं फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ, सो रेंट का बर्डन मैं किस डिपार्टमेंट के हिस्से में डालूं? एक के हिस्से में सारा रेंट डाल दूं, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही इलॉजिकल अत्याचार हो जाएगा उस डिपार्टमेंट के ऊपर। अब मैं अपना ओवरहेड्स एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के खाते में कितना डालूं, ये मुझे लॉजिकल बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें आप नोट कीजिएगा, साथ साथ नोट्स बनाने हैं आपने। ओवरहेड्स आर नीडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड। यहां पे नया शब्द यूज कर रहा हूं, एब्जॉर्ब्ड। अब एब्जॉर्ब्ड शब्द का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब शब्द का एक तरीके से मतलब है अपने ओवरहेड्स का बर्डन किसी और के अकाउंट में डालना।
देखिए जी, मैं फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ, कहने को तो रेंट कभी किसी स्पेसिफिकली के लिए नहीं लग रहा, लेकिन आप अपना रेंट एक खर्चा है उसे वसूलोगे तो सही किसी से, उनका बर्डन किसी और पे डालोगे तो सही। मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूँ मेरा रेंट तू देगा, ऑब्वियसली वो कहेगा सर मैं क्यों दूं, मैं अकेला थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली मेरा रेंट कभी किसी स्पेसिफिक बच्चे की वजह से नहीं लग रहा, लेकिन मैं अपने रेंट का बर्डन अपने हर कस्टमर पे, हर स्टूडेंट पे जरूर डालूंगा। बहुत ही लॉजिकल सी बात है। आर नीडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड के साथ एक वर्ड और यूज कर रहा हूं, ये वर्ड्स को समझिएगा। एब्जॉर्ब और दूसरा वर्ड है रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब हिंदी में बोले तो खर्चा वसूलना। कॉस्टिंग तो यही है, अपने खर्चों को, अपनी कॉस्ट को अपने कस्टमर से हमें वसूलना पड़ता है। चलिए एब्जॉर्प्शन और रिकवर्ड वर्ड का मतलब लिख देता हूं, मतलब चार्जिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड्स चार्ज करना डिफरेंट कॉस्ट सेंटर से, चार्जिंग ओवरहेड्स फ्रॉम कॉस्ट सेंटर्स। आप लोग इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, अपने ओवरहेड्स को किसी और के अकाउंट में डाल देना, एब्जॉर्ब कर लेना। एक अमाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई ले लेता है सो इट वुड बी कॉल्ड कि उसने इस ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ में आई आपको? अपने खर्चे का बर्डन डालना, ठीक है। ये वाली बात हो गई एब्जॉर्ब और रिकवर्ड की। आर नीडेड टू बी एब्जॉर्ब और रिकवर्ड, आगे लिख रहा हूं यूजिंग सम लॉजिकल बेसिस, कुछ बेसिस का इस्तेमाल करके। ओवरहेड्स में मेन आप ये वाला पॉइंट ध्यान रखें कि ओवरहेड्स एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसको दूसरों के बेस पर एब्जॉर्ब करके दिखाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने फैक्ट्री के रेंट का एग्जांपल दिया, मैं फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूं, मेरी फैक्ट्री में 5 डिपार्टमेंट है, मेरे रेंट का बर्डन हर डिपार्टमेंट सहेगा, लेकिन बात आती है कितना। अगर आप कहें डिवाइड बाय 5 कर देते हैं तो मेरे ख्याल से इलॉजिकल है। लॉजिकल बेसिस लाइए। क्यों इलॉजिकल है? अब यार कोई डिपार्टमेंट छोटा सा है, कोई डिपार्टमेंट बहुत बड़ा सा है, अब जो छोटा डिपार्टमेंट है वो भी उतना बर्डन उस पर डाल रहे हो, बड़े डिपार्टमेंट भी उतना डाल रहे हो, इलॉजिकल बात। आई थिंक द बेस्ट लॉजिकल जो पॉइंट है जिसके बेस पे आप डाल सकते हो, पहली बात तो बेसिस वुड बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में नहीं है सो हमेशा हम एक assumption यूज करेंगे। फैक्ट्री के रेंट को आप अपने एरिया ऑफ डिपार्टमेंट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक कह रहा हूं मैं? हर डिपार्टमेंट का जितना एरिया है उसके बेस पे आप अपने रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पूरी सारी बातें कहने का मेरा लॉजिक ये था कि ओवरहेड्स एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उनको हमेशा दूसरों के बेस पर एब्जॉर्ब करना पड़ता है। यू वुड हैव टू फाइंड सम लॉजिकल बेस। चलिए इस लॉजिकल बेस को थोड़ा समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अभी दे, देखिए। चलिए अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे ओवरहेड्स, एंड मैं लिख रहा हूं बजटेड ओवरहेड्स। चलिए बजटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है एक तरीके से प्लान। स्टार्टिंग में जो हम फैक्ट्री जब साल शुरू कर रहे हैं तो हमने डिसाइड किया, क्योंकि ओवरहेड्स मैंने कहा ज्यादातर फिक्स नेचर के होते हैं तो फिक्स खर्चे शुरू में प्लान किए जाते हैं। मैं और ये बता दूं कि बजटेड ओवरहेड्स हमेशा आपकी 100% नॉर्मल कैपेसिटी पर होते हैं। खासतौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड ओवरहेड्स यानी फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूं। हमेशा 100% नॉर्मल कैपेसिटी पर होती है। 100% नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब जितना मैंने काम करने का प्लान किया था। आई थॉट कि मैं एक 1,20,000 यूनिट्स बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट की बर्डन ली होगी, मैंने जो फैक्ट्री रेंट पे ली होगी वो भी 1,20,000 यूनिट्स बनाने की सोच कर ली होगी। सो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 100% नॉर्मल कैपेसिटी पर होती है। आई डिसाइडेड कि मेरे साल भर के 6 लाख रुपए के खर्चा होगा, एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो कि टोटलिटी में होगा। अब मुद्दा ये है कि 6 लाख रुपीस का बर्डन दूसरों के खातों में डाला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर बेस पे काम करता हूं, सिंपली समझिए, मैं ऑर्डर बेस पे काम करता हूं, डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट ऑर्डर्स मेरे पास आते हैं, मैं अपनी फैक्ट्री का रेंट देता हूं। कहने को मेरा रेंट किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ऑर्डर के लिए तो नहीं है,
लेकिन मैं अपने खर्चे का बर्डन, मैं अपने रेंट का बर्डन हर जॉब पे, हर ऑर्डर पे डालूंगा तो सही, मेरी हर जॉब कुछ ना कुछ मेरे रेंट को एब्जॉर्ब तो जरूर करेगी। बट कैसे करेगी? हमारे पास कोई बेस नहीं है, रेंट जा रहा है, टोटलिटी में जा रहा है, आप उसको पर यूनिट या पर आवर बांट तो नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कह सकते कि 5 रुपए पर यूनिट रेंट जाता है, 1 यूनिट बनती है 5 रुपए देता हूँ, 1 घंटा काम करता हूँ 10 रुपए देता हूँ। बट चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेस जरूर किया जा सकता है। इसके लिए आई नीड अ लॉजिकल बजटेड बेस। अब मान लीजिए मेरे जूनियर मैनेजर ने मुझे एक बजटेड बेस सजेस्ट किया, सर हम लोग साल में तकरीबन 1,20,000 घंटे हमारा काम करने की प्लान है, हमारा प्लान है कि ईयर में हम 1,20,000 आवर्स काम करेंगे। सर आप इन दोनों बातों को रिलेट क्यों नहीं कर देते? We are incurring 6 lakh rupees for working 1,20,000 hours in an year. So why don't you calculate an absorption or recovery rate? कि एक तरीके से अगर बात की जाए देसी भाषा में कि मैं क्या कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन और रिकवरी रेट, आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट अ रेट ऑफ एक्सप्रेसिंग ओवरहेड्स। एक तरीके से मैं बस अपने ओवरहेड्स को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मेरे ओवरहेड्स किस हिसाब से लगते हैं, अगर इनको किसी और से चार्ज किया जाए तो किस हिसाब से चार्ज किया जाए। इसके लिए मैं तरीका सिंपली पहले बता दूं, भाई मैं रिलेट कर रहा हूं, करूंगा कि 6 लाख खर्चा लगता है 1,20,000 घंटे के लिए, दैट मीन्स 6 लाख रुपीज मैं खर्चा करता हूं फॉर 1,20,000 आवर्स के लिए। सो आई कैन से एक तरीके से 5 रुपए प्रति घंटा खर्चा आता है, 5 रुपए प्रति घंटा खर्चा आता है। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एब्जॉर्प्शन और रिकवरी रेट। अब एक जॉब मेरे से जितना काम कराएगी, एक जॉब आती है मेरे पास जिसमें मुझे 2,000 घंटे काम करने की जरूरत है, तो उस पर मैं अपनी इस फिक्स्ड ओवरहेड्स का कितना बर्डन डालूंगा? वो कह रहा है 2,000 घंटे काम करवाना है, 2,000 इंटू 5 ला भाई 10,000 रुपए दे दे। समझ में आया? इस तरीके से एब्जॉर्प्शन आपने करनी है। इसको मैं थ्योरेटिकली लिख देता हूं, मेरी आदत नहीं है फॉर्मूलेस को डायरेक्टली लिखने की, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं ऐसे लिखूंगा तो फॉर्मूला रट लोगे। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज रटो, आप प्रॉपर समझिए। ये मैंने क्या किया है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड बेस। बेस मतलब जिस बेस पर आप अपने ओवरहेड्स को बांट रहे हो। इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में मेरा बेस क्या था? इस एग्जांपल में मेरा बेस था लेबर आवर्स। बात समझ में आई? अब मेरे पास एक पर्टिकुलर जॉब आई, मान लीजिए मैं अपने एग्जांपल को पहले कंटिन्यू करता हूं, उससे पहले बता दूं ये मैंने बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स करा है। तो ये जो रेट निकल कर आया है, इस रेट को यू कैन आल्सो से माय लेबर आवर रेट। इस रेट को यू कैन ऑल्सो से लेबर आवर रेट। आप प्रॉपर ढंग से समझे एग्जाम्पल को, क्योंकि ये सब चीजें एक तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर समझा रहा हूं, ये सब चीजें अलग से कैलकुलेट करनी भी आती है। एंड अगर यहाँ पर मशीन आवर्स होता तो आंसर जो आता है दैट वुड बी कॉल्ड एज मशीन आवर रेट। अब ये जो बेसिस हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ये किसी और अमाउंट के बेस पे परसेंटेज के तौर पे भी निकाले जा सकते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बात होगी। पहले एग्जांपल कंप्लीट कर लेता हूं। अब मान लीजिए मेरे पास एक अलग से जॉब आई, आप बोलिए कि मेरे पास एक अलग से ऑर्डर आया। इन दिस ऑर्डर आई हैव टू वर्क फॉर 25,000 आवर्स। 25,000 आवर्स। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि मेरा ये ऑर्डर मेरी फिक्स्ड ओवरहेड्स का कितना बर्डन सहेगा, यानी ये कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेगा, अपने खाते में कितने ओवरहेड्स लेगा, कितने रिकवर करेगा। देयर आर डिफरेंट वर्ड्स यू कैन यूज फॉर दैट। सो बेसिकली इस जॉब के लिए माय एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड, रिकवर्ड, या आगे जाके एक चैप्टर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें एक शब्द ये भी बोल सकता हूं स्टैंडर्ड ओवरहेड्स। एक तरीके से कहने का मतलब है यूजिंग माय बजटेड इंफॉर्मेशन, इस ऑर्डर को कितने खर्चे एब्जॉर्ब करने चाहिए। सिंपल, आपने बोला था जी हमारा 5 रुपए प्रति घंटा खर्चा होता है या होना चाहिए, इस ऑर्डर में
25,000 घंटे काम हो रहा है, तो इस ऑर्डर के खाते में 25,000 इंटू 5 1,25,000 रुपए के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए जाने चाहिए। आई होप आप समझिए क्या किया मैंने। माय रिकवरी रेट इंटू माय जितने आवर्स उस काम को करने में लग रहे हैं। समझ में आया? इसके खाते में मैं अपने इतने ओवरहेड्स का बर्डन डालूंगा, एब्जॉर्ब करूंगा। अब आगे इसी एग्जांपल को बढ़ाते हैं। मान लीजिए इसी काम को करने के लिए मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स लगे, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल नहीं थे, इतने लगने चाहिए। 5 रुपए का हिसाब दिमाग में सेट कर रखा है, 25,000 घंटे काम हो रहा है, तो भैया हिसाब से 1,25,000 का खर्चा इसके खाते में डलना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एक्चुअल में ओवरहेड्स खर्चा हो रहा है 1.5 लाख रुपए का। एक्चुअल में खर्चा हो रहा है 1.5 लाख रुपए का। आप साफ साफ समझ सकते हो कि मेरा यहाँ पे नुकसान है। 1,25,000 का खर्चा होना चाहिए था और 1.5 लाख का खर्चा हो रहा है। ये आपके लिए एक टाइप का नुकसान है। अब ये जो 25,000 रुपीज का जो डिफरेंस है, जो कि एक टाइप का आपके लिए लॉस है, आप इसका करोगे क्या? मैं बता दूं, टेक्निकली ओवरहेड्स के चैप्टर में मैं इसे कहता हूं अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। बात को समझिए, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। देखिए रिकवरी हुई 1,25,000 की, उसके खाते में 1,25,000 डाले और खर्चा हो गया 1.5 लाख का। अपनी भाषा में कहता हूं भैया ये 25,000 रुपए का बर्डन जो एक्स्ट्रा बर्डन हुआ है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? 1,25,000 की जिम्मेवारी तो ऑर्डर ने ले ली, इसके खाते में डाल देंगे, 25,000 का क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज अंडर रिकवरी। रिकवरी देख रहे हैं एक्चुअल के हिसाब से, तो रिकवरी 1,25,000 की हुई है, कम हुई है, अंडर रिकवरी। अगर यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड्स 1,10,000 की हो जाते तो 15,000 की ओवर रिकवरी हो जाती। बात समझ में? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हमारा आने वाला टॉपिक है, उसमें इसी चीज को, ये मेरा नुकसान है, इसको कहते हैं एडवर्स वेरिएंस। इसी चीज को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एडवर्स वेरिएंस कहते हैं। सारी पढ़ाई को रिलेट करके करो। आप प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट आपसे चैप्टर वाइज इंफॉर्मेशन नहीं मांगता, टोटलिटी में वो चाहते हैं कि आपको कॉस्टिंग आनी चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा खिचड़ी की तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सो ये बात समझ में आई? व्हाट इज दिस कॉल्ड? अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी ये भी आ रहा होगा, सर इसका करते क्या? इसका देखिए ये टाइप का लॉस है, और हमेशा ये बताया है कि लॉस 2 टाइप के होते हैं, या तो नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस। इसका क्या करते हैं, दैट डिपेंड्स कि नॉर्मल रीजंस की वजह से हुआ या एबनॉर्मल रीजंस की वजह से, जिसके ऊपर डिटेलिंग मैं बाद में करूंगा। आई होप ये आपको ओवरहेड समझ में आए। ये एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पूरे ओवरहेड्स का निचोड़, मैं अगेन यही बोलूंगा, ओवरहेड्स एक टाइप की इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जिसको बांटने के लिए आपको डिफरेंट बेसिस ढूंढने पड़ते हैं और एक रिकवरी रेट निकालना पड़ता है, उसके बेस पे एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। और अल्टीमेटली अगर एक्चुअल ओवरहेड्स कुछ और होते हैं तो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी आ सकती है। रिकवरी बोलिए, एब्जॉर्प्शन बोलिए, कई बार अप्लाइड वर्ड भी यूज होता है, अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड। अप्लाइड मतलब क्या हो गया? डालना, उसके खाते में डाल देना। आई होप ये बात आपको क्लियर है। चलिए कुछ और बातें करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जो आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं, मैंने बताया इनके एब्जॉर्ब करने के डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं। बजटेड ओवरहेड्स आर अप्लाइड वर्ड लिखता हूं, या फिर एब्जॉर्ब्ड यूजिंग डिफरेंट बेसिस। आपके पास एमसीक्यू में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ओवरहेड्स के अप्लाई करने के कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं। अब या तो ओवरहेड्स का नाम दे, अगर वो ओवरहेड्स का नाम नहीं देता या कोई बेस नहीं बताता, तो यू वुड हैव टू यूज सम स्टैंडर्ड assumptions जो नॉर्मल लॉजिक्स हैं फॉर एब्जॉर्बिंग योर ओवरहेड्स। अब डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का ओवरहेड। आपने पढ़ रखा है कि ओवरहेड्स कैन बी फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री में काम करने के लिए जो खर्चे लगते हैं उन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। देयर कैन बी ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिशियल खर्चे। एंड देयर कैन बी
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आप ये भी कह सकते हो। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारी एक स्टैंडर्ड अजम्पशन चलती है। देखिए मेरी भाषा में ओवरहेड्स का मतलब होता है बिजली पानी वाले खर्चे। एक तरीके से जितने घंटे लेबर काम करेगी उतने घंटे बिजली पानी चलेगा, जाहिर सी बात है। ये दिन जो मेरी ये वाली बात है कि मेनली अप्लाई करती है फैक्ट्री ओवरहेड्स पे, क्योंकि प्रोडक्शन मेनली कहां पर हो रही है, फैक्ट्री में हो रही है। सो बेसिकली इट इज जनरली अज्यूम्ड, इट इज जनरली लॉजिकल बात कह रहा हूं कि ओवरहेड्स आर इंकर्ड। खासतौर पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर इंकर्ड ऑन वर्किंग आवर बेसिस। जितने घंटे मेरे ओवरहेड्स लगते हैं, जितने घंटे मेरा काम होता है, उसके बेस पर मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्किंग आवर्स, जिसमें वर्किंग आवर्स का मतलब कॉस्टिंग में लेबर आवर्स भी आ जाता है और दूसरा मशीन आवर्स भी वर्किंग आवर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल जो लिया था उसमें लेबर आवर वाज द बेस, तो जो रेट निकल कर आया था दैट वाज कॉल्ड एज लेबर आवर रेट। मशीन आवर होता तो क्या आता, मशीन आवर। इसके अलावा और बाकी बेसिस की बात करूं तो मैं यूनिट्स बेस्ड भी कर सकता हूं, तो आंसर आएगा रुपीस पर यूनिट। लेकिन ज्यादातर ये होता है, ज्यादातर आप देखेंगे, ये बात दिमाग में रखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज जनरली चार्ज समथिंग रिलेटेड टू लेबर, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, लेबर का अमाउंट, नंबर ऑफ वर्कर्स। फैक्ट्री के ओवरहेड्स को चार्ज करने के लिए ज्यादातर लेबर से जुड़ी चीजें यूज होती है। यूनिट्स हो सकता है, या फिर अगर एक अमाउंट को किसी और अमाउंट के बेस पे एक्सप्रेस किया जाए तो परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। आपने कई क्वेश्चंस जो किए हैं कॉस्ट शीट में किए, तो आपने देखा होगा कि मेरा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो लेबर का 50% है, लेबर का 75% है, प्राइम कॉस्ट का 60% है। दूसरों के बेस पर हमेशा उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये भी हो सकता है परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। ध्यान रखिएगा ये मैं डिफरेंट बता रहा हूं, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट, ये मैं बता रहा हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हमारी कॉस्ट शीट कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर आता है प्राइम कॉस्ट एंड देन आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपको अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट ढूंढना है, क्यों ढूंढना पड़ रहा है इसे, भैया बार बार बोल दिया ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अगर इसका अमाउंट ढूंढना है तो आप ऑब्वियसली इससे पहले वाले अमाउंट के बेस पर इसको ढूंढ सकोगे ना, इसके बाद वाले तो अभी तो पता ही नहीं है हमें। तो या तो ओवरहेड्स मैंने बताया लेबर से रिलेटेड होता है, तो डायरेक्ट लेबर का परसेंटेज या फिर प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज। अगर मैं बोलूं प्राइम कॉस्ट मेरा 1 लाख है, फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरा 60,000 है, सो आई कैन रिलेट कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो प्राइम कॉस्ट का 60% है। अमाउंट को अगर अमाउंट से कंपेयर करते हैं तो परसेंटेज में आता है। अमाउंट को अगर आवर्स में करोगे तो पर आवर आंसर आएगा, यूनिट्स में करोगे तो पर यूनिट आंसर आएगा। ऑफिस ओवरहेड्स में डिफरेंट बेसिस नहीं है, डिफरेंट बेसिस नहीं है, इसमें कोई बेसिकली शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऑफिस ओवरहेड्स को आप जनरली अपनी फैक्ट्री कॉस्ट के परसेंटेज के तौर पे करते हैं। ऑफिस ओवरहेड्स को फैक्ट्री कॉस्ट के परसेंटेज के तौर पे करते हैं। सिंपल लॉजिकल सी बात है, फैक्ट्री ओवरहेड जब ऐड होता है तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है और इसके बाद मेरे ऑफिस वाले खर्चे जो है वो आपके शुरू होते हैं। ऑफिस वाले खर्चे जो है वो हम शुरू करते हैं, तो ऑफिस ओवरहेड्स के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर होगा, वो फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर होगा। बाकी किसको किसके बेस पे करना है या तो वो क्वेश्चन बताएगा, नहीं तो आपने लॉजिकल असम्पशंस यूज करना। लास्ट बचता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जिससे आप या तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे कर सकते हो या फिर परसेंटेज ऑफ सीओजीएस के बेस पे। अदरवाइज मैं सबके लिए ये बोलूंगा, अदरवाइज भैया क्वेश्चन आपका खुदा है, आप वो फॉलो करिए जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, नहीं तो ये लॉजिकल असम्पशंस। सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, या फिर प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस या क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करके सीओजीएस आता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के परसेंटेज के तौर पे हो सकते हैं या फिर
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के परसेंटेज के तौर पे हो सकती है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर है। कुल मिला के बात ये हुई कि ओवरहेड्स हमारी एक टाइप की इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिनको एब्जॉर्ब करना है, और एब्जॉर्प्शन के लिए आपको बेसिस ढूंढने पड़ेंगे। ये वाली बातें आपको क्लियर करनी है। सो कंटिन्यू करते हैं। कुछ एक दो थ्योरेटिकल बातें और करनी है, उसके बाद मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों से इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं पूरी इंटेंशन पहली क्लास में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम क्या क्या ओवरहेड्स में टॉपिक जो है वो हम कवर करने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो ये बता रहा हूं, देयर कैन बी 3 वर्ड्स जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। वन इज कॉस्ट एलोकेशन। चलिए, एलोकेशन वर्ड का मतलब होता है किसी और के खाते में एक बर्डन डाल देना। दैट मीन्स मैं बोलूंगा असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? टू असाइन, किसी के काम किसी के ऊपर डाल देना। असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड्स टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। ये वर्ड ध्यान देना, अ कॉस्ट सेंटर, यानी एक के खाते में खर्चा डाल देना। दैट मीन्स मेरा फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, उस फैक्ट्री के रेंट का बर्डन मैं एक डिपार्टमेंट के ऊपर सारा का सारा डाल दूं, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज कॉस्ट एलोकेशन। एक कॉस्ट सेंटर पे डाल देने को हम बोलते हैं, एक प्रोडक्ट पे पूरा बर्डन डाल दिया, एक डिपार्टमेंट पे पूरा बर्डन डाल दिया, कॉस्ट एलोकेशन। हियर कम्स द नेक्स्ट वर्ड, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। देखिए, अपॉर्शनमेंट पढ़ाई को वर्ड से कनेक्ट करके करो। अपॉर्शनमेंट तो वर्ड बीच में आता है, रेशो में बांटना। अगर मैं अपने ओवरहेड्स को एक से ज्यादा कॉस्ट सेंटर्स में डाल दूं, अपने फैक्ट्री के रेंट को 10 डिपार्टमेंट में एक रेशो में बांट दूं, यहां मैं लिख रहा हूं यूजिंग अ रेशो। ऑब्वियसली एक से ज्यादा में बांटना है तो कुछ लॉजिकल रेशो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फैक्ट्री के रेंट को हमें डिपार्टमेंट्स में बांटना था, तो मैं एरिया की रेशो को इस्तेमाल करके बांट रहा हूं। तो खर्चों को एक से ज्यादा सेंटर्स में बांटना इस कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, एक में बांटना इस कॉस्ट एलोकेशन। द थर्ड वर्ड कम्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो शब्द है वो कॉस्ट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। एक कॉस्ट सेंटर अगर एक खर्चे की जिम्मेवारी अपने खाते में ले लेता है, ये अमाउंट मैं एब्जॉर्ब करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। सो cost center taking the responsibility of overheads, एक ओवरहेड्स का बर्डन अपने खाते में ले लेना, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। आई होप ये 3 वर्ड्स आपको क्लियर है। चलिए, पूरा ओवरहेड्स मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। हम आगे जाके इसको पीपीटीज के थ्रू भी समझेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली करेंगे, और अल्टीमेट मंजिल तो हमारी एमसीक्यू है। क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, क्या क्या टॉपिक से जुड़े एमसीक्यूज आएंगे, उनके बारे में बता रहा हूं। देखिए, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। बेसिकली मैं यहां बता रहा हूं टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमने कवर करने हैं। सबसे पहला पार्ट मेरा होगा यही, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। पूरे चैप्टर के दौरान आप मेरी बात को महसूस करेंगे कि ओवरहेड्स एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनको बांटना है। तो वो वाला काम मैं कराऊंगा कि जैसे मान लीजिए कॉमन खर्चा है, 2 या 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, अपने खर्चों को तीनों प्रोडक्ट में बांटना है। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो तो ऑलरेडी हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। ओवरहेड्स एक कॉमन कॉस्ट है जिसको आपने हर प्रोडक्ट के अंदर बांटना है। इसी से जुड़ा इसके अंडर ही एक टॉपिक आपका आएगा which would be called as डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। इसमें क्या होगा, जिसका बार बार मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरी फैक्ट्री में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में खर्चों को बांटना हम इस टॉपिक में करेंगे। इट इज एज लाइक अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। देन कम्स, मेरे पास आता है वो क्वेश्चन आता है लेबर आवर रेट कैलकुलेट करने का, या फिर मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने का। अब भैया इसको कैलकुलेट करने में क्या मुश्किल है, जो एग्जांपल दिया था वही वाली बात ध्यान में रखो ना। ओवरहेड्स को डिवाइड बाय लेबर आवर्स कर देता हूं, लेबर आवर रेट आ जाएगा।
मशीन आवर्स कर देता हूं, मशीन आवर रेट आ जाएगा। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा हूं, जो भी मेरे ओवरहेड्स है इसमें ओवरहेड्स कैलकुलेट करिए, डिवाइड बाय मशीन आवर्स, डिवाइड बाय मशीन आवर्स, जितने मेरे महीने में काम के मशीन आवर्स है, काम से मेरा मतलब मैं लिखता हूं इफेक्टिव मशीन आवर्स। जैसे जो मशीन आवर्स लॉस्ट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं मशीन को सेटअप करने में, उनको हटा दीजिए। उसके अलावा जो मशीन आवर्स है वो लीजिए, इसको आप करेंगे तो आपका एक रेट निकल कर आएगा रुपीस पर मशीन आवर में, दैट वुड बी कॉल्ड एज मशीन आवर रेट। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड द थर्ड टॉपिक वुड बी ये अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी कैलकुलेट करना। अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी मुझे कैलकुलेट करना आना चाहिए कि ओवरहेड्स मेरा अंडर रिकवर्ड है, ओवर रिकवर्ड है। एक पूरे एग्जांपल में मैंने आपको ये वाली चीज भी कवर करा और इसका ट्रीटमेंट कि अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी का हम क्या करेंगे, जिसके बारे में भी मैंने बोला डिपेंड करता है कि नॉर्मल अंडर रिकवरी है या एबनॉर्मल अंडर रिकवरी है। और इसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चंस भी होंगे हमारे पास में जो कि आपको ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन करना सिखाएंगे, ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन करना सिखाएंगे। कोई एक नया ऑर्डर आया है, उसके खाते में कितने ओवरहेड्स का बर्डन जो है वो हमें डालना है, ये सब चीजें जो है वो हम लोग कवर करेंगे। चलिए अब मैं एक काम, आखिरी काम एक करता हूं आज की क्लास में, कुछ ओवरहेड्स की स्टार्टिंग की पीपीटी जो मैंने बातें बोली है वेरीफाई कीजिएगा कि वही बात है या नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी मैंने पूरी चर्चा करी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया। एक्सपेंसेस जो मेरे पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, कोई प्रोडक्ट, कोई जॉब, कोई ऑर्डर, आप बोल सको कि ये खर्चा इस प्रोडक्ट के लिए है, इस ऑर्डर के लिए है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। डायरेक्ट कॉस्ट व्हिच इज अदर देन माय डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर। एग्जांपल में मैंने दो दिए हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रॉयल्टी मैंने एग्जांपल दिया, एक पर्टिकुलर चार्ज, ऐसा एक इंपॉर्टेंट चार्ज है जिसके बिना वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, जो उस प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हो कि ये खर्चा सिर्फ इस ऑर्डर के लिए दिया गया है। और आप लोगों को पता है कॉस्ट शीट आपने कर रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होती है, या मैं कह सकता हूं डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा होती है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात हो रही थी। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो कि कॉस्ट स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल, आइडेंटिफाइएबल, ट्रेसिएबल, ये सब डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक कॉमन कॉस्ट जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए या एक से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए लग रही है, फैक्ट्री रेंट, मेरे फैक्ट्री या ऑफिस के लाइटिंग चार्जेस, अब लाइट चल रही है, अब ये थोड़ी कि लाइट के अंदर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आई कांट सेग्रीगेट ना। एडवर्टाइजिंग हो रही है, अकाउंटिंग हो रही है, अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हैं 15,000 की, क्या वो एक ही प्रोडक्ट के लिए अकाउंटिंग कर रहा है, दूसरे के लिए नहीं कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिट फीस, ये वाली बात भी मैंने बोली, इट इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, इट डज नॉट हैव इट्स ओन बेस, it needs to be absorbed using some other direct or logical basis। ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। नेक्स्ट मैंने बात करी कि ओवरहेड्स क्या होता है। जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, लेबर हो, एक्सपेंसेस हो, सब कुछ इनडायरेक्ट होना चाहिए, वो ओवरहेड्स की कैटेगरी में आता है। मेरे सपोर्टिंग कॉस्ट, मेरी कॉमन कॉस्ट, जो कि एक पर्टिकुलर, बार बार ये बात हो रही है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं है। बात करें अपने मेन मंदिर की, CIMA इंस्टीट्यूट की, जिसने मेन हमारी कॉस्टिंग की डेफिनेशंस दी हैं, एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, मटेरियल और सर्विसेज, अगेन बात आ गई, व्हिच कैन नॉट बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। एक पर्टिकुलर हमारे पोर्टफोलियो के साथ, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते कि ये इसके लिए हुआ है। चलिए, सो आज मैंने पूरा ओवरहेड्स आप लोगों को क्लियर कराया है, बहुत डिटेल में बात करी है, पूरा समझाया। ओवरहेड्स एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, उसको एब्जॉर्ब करना है, रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, रिकवर्ड ओवरहेड्स, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी, कुछ पीपीटीज भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। अब फिलहाल आज के लिए मैं आपको इतना ही करूंगा, क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट एक तरीके से आप लोगों को समझा के भेजूंगा।
आज आप घर जाइए, हमारे दिए गए मॉड्यूल से ओवरहेड्स को थ्योरेटिकली पढ़ना शुरू कीजिए। जो मंदिर से किताब, जो सीएस इंस्टीट्यूट की जो किताब मिल रखी है उससे पढ़िए, एंड यू कैन डायरेक्टली गो फॉर योर अल्टीमेट टारगेट, दैट इज एमसीक्यूज। बार बार कह रहा हूं, जितने एमसीक्यूज करोगे उतना भला होगा। आप एमसीक्यूज ट्राई करिए एंड हाथ के हाथ डाउट्स पूछिए। नेक्स्ट क्लास से मैं ओवरहेड्स के ऊपर थोड़ी चर्चा और करूंगा और कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जो टॉपिक्स आपको बताए हैं उनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एंड देन वी विल रीच टू आवर अल्टीमेट टारगेट, दैट इज एमसीक्यू। तो आज हम इतना ही करते हैं ओवरहेड्स के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है और समझना इतना मुश्किल नहीं है। बस यही बात बार बार बोल रहा हूँ, आप भी सोचेंगे एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन क्या करूं, जरूरी है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट को, खर्चों को ढूंढना है, खर्चों को बांटना है। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में ओवरहेड्स को मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा। मैं आप लोगों का दोस्त सिया आशीष गुप्ता। आज के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.